प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की फिजिक्स की यूनिट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको रमन इफेक्ट का कुछ बेसिक आइडिया कि रमन इफेक्ट होता क्या है और किस तरह का रमन स्पेक्ट्रम होता है वो हमने बात की थी। उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं, फिर आज हम उसको क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। जो 6 से 8 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, एक बार देखते ही आपका ये लेक्चर तैयार हो जाएगा। मैं पहले यहां लिखता जाऊंगा समझाते हुए और आप भी अपने नोट्स बनाते जाइए। हालांकि नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जान लेते हैं कि रमन स्पेक्ट्रा में हमने क्या कहा था कि ये रमन इफेक्ट आखिर होता क्या है। जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी मॉलिक्यूल पर इंसिडेंट होती है तो इसकी ये इस पर स्कैटर हो जाती है, और जब उस स्कैटर्ड लाइट को हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें 3 तरह की हमें फ्रीक्वेंसीज नजर आती हैं। एक तो जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइन होती है जिसे रेले लाइन या ओरिजिनल लाइन या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दूसरी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर साइड में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, इसके लोअर साइड में जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जिन्हें हम स्टोक्स लाइन कहते हैं। और कुछ स्पेक्ट्रल लाइन ये भी मिलती है जिनकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल लाइन से ज्यादा होती है, जिन्हें हम एंटी स्टोक्स लाइन कहते हैं। हालांकि इनकी इंटेंसिटी होती है इनके कंपैरेटिवली कम होती है, और ये दोनों ही स्ट्रांगली पोलराइज्ड होती है। ये सब बातें हमने बताई थी। प्यारे बच्चों, आपसे इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी लिख लीजिए कि डिस्कस द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट एंड आल्सो राइट डाउन इट्स लिमिटेशन, जिसे आज हम कवर करने वाले हैं, जो 6 से 8 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्या हुआ, पहले मैं आपको समझा देता हूं फिर हम इसको लिखेंगे। इन्होंने कहा कि जब एक मॉलिक्यूल के ऊपर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होती है, हम जानते हैं कि वो सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक ही जगह होते हैं। लेकिन इस मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिस्प्लेस हो जाते हैं, और ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं, इस टाइप से। यानी कि अगर हम इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, तो ये साइड मान लो इसकी पॉजिटिव और ये है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं और पॉजिटिव इधर आ जाते हैं। इस तरह से तमाम मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड के अंदर, जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, वो इस तरह से जो पहले नॉन पोलर थे वो पोलर हो जाते हैं, यानी कि वो पोलराइज हो जाते हैं। किसकी वजह से? जो हमारी लाइट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये यानी कि उनमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियाई होती है वो स्टेशनरी नहीं रहती मॉलिक्यूल्स के अंदर, बल्कि उसके अंदर वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन होता है। मतलब एक तरह से जो मॉलिक्यूल हैं वो डांस कर रहे होते हैं, वाइब्रेशंस भी हैं, रोटेशंस भी हैं, रेस्ट में तो है नहीं वो। इसलिए इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो भी ऑसिलेटिंग होता है। यह भी मैं लिखूंगा इसके बारे में। और वो देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये क्या है? ये डाइपोल लेंथ है 2a, मान लो इनके बीच की, और चार्ज ये ही, तो डाइपोल मोमेंट कितना होता है? डाइपोल मोमेंट होता है q इंटू 2a। भाई चार्ज और उनके बीच की डाइपोल लेंथ, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे हम यहाँ पर उतने ही ये ज्यादा डिस्प्लेस होंगे, तो 2a बढ़ेगा, तो ये डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज करेगा। ये कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरीके से फिर हम इसकी ये भी बात करेंगे अल्फा इंटू ई, यही सारी कहानी लिखेंगे हम। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि हम साथ साथ इसको लिखते जाएंगे ताकि आप अपनी नोट्स बना सके। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। हम क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट,
When monochromatic light incident on a molecule, then due to the electric field of the light, the negative charge on electrons get displaced, or you can say center of positive and negative charge get displaced, get separates, and a net dipole moment developing, or you can say the molecules get polarized. मैं लिख देता हूं पहले क्या, अगर ये सवाल आता है तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, when a monochromatic light incident on a molecule, then due to the electric field of the light, the electron get displaced. That is, center of positive and negative charge does not coincide. पहले एक साथ थे, coincide कर रहे थे, अब वो अलग अलग हो जाते हैं. The molecule get polarized. जो पहले नॉन पोलर था अब किसमें हो गया, पोलर में. The molecules. पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर समझ में ना आए तो फिर भी कमेंट्स जरूर कीजिएगा. आप अपने विचार हमें जरूर बताइएगा. द मोलिक्यूल गेट पोलराइज्ड. दूसरी बात, ये जो न्यूक्लियाई होती है, द न्यूक्लियाई ऑफ द मोलिक्यूल्स आर नॉट स्टेशनरी. ये नहीं है कि उसमें जो न्यूक्लियाई थी वो आराम से बैठी हुई हैं, ऐसा नहीं है. वो भी रोटेट कर रही हैं और वाइब्रेट कर रही हैं. आल्सो the nuclei in molecules are not stationary. They have rotational as well as vibrational motion. They have vibrational as well as rotational motion. और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जब ये रेस्ट में ही नहीं है, ये वाइब्रेट भी कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं, तो फिर इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी तो ऑसिलेटिंग होगा. सो डाइपोल मोमेंट इज आल्सो ऑसिलेटिंग. वो भी ऑसिलेटिंग होगा. जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो किसके बराबर होता है. मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, द डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, मैंने कहा था कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. जो इस मोनोक्रोमेटिक लाइट का है, ये जितना ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल है. और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसे हम मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, यानी कि P इक्वल टू अल्फा इंटू ई नॉट. ये देखिए, अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यही है यहां पर. और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऑसिलेटिंग है. मैं लिख देता हूं, वेयर आप लिख ही रहे होंगे कि अल्फा क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, एंड इट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल. और ये जो E है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो ये E जो है ये कितना होगा, E इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, इट इज इक्वल टू E नोट साइन 2 पाई म्यू नोट टी. ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां पर आ गई है, जहां पर ये जो म्यू नोट आपको दिखाई दे रहा है ये इस लाइट की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, रिले फ्रीक्वेंसी कहते हैं,
वेयर, देखिए आपको सारी बातें, इसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ना इंसिडेंट लाइट की, वो है ये रेले फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं या फिर रेले फ्रीक्वेंसी। तो प्यारे बच्चों देखिए ये जो चीजें आपके सामने आ गई हैं, आप लिख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई खास चीज मैंने नहीं करी। मैंने क्या बताया है कि जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी मॉलिक्यूल पे गिरती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पहले नॉन पोलर रहते हैं वो पोलर में बदल जाते हैं, और उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है वो इतना होता है। और हमने ये भी बता दिया कि ये रेस्ट में नहीं है, ये जो न्यूक्लियाई है ये ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग दोनों तरह के मोशंस कर रही होती है, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी ऑसिलेटिंग होगा, उसी के बारे में हम लिखेंगे। आपने यहां तक के लिख लिया होगा, नोट्स बना लिया होंगे, और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों अब ये देखिए जो E की वैल्यू हमारा जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसमें रख देते हैं। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, अल्फा ई नोट, देखिए ये वैल्यू मैं रख रहा हूं, ई नोट साइन 2 पाई म्यू नोट टी। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 हम इसे दे देते हैं। म्यू नोट मैंने पहले ही बता दिया, इट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड इट इज कॉल्ड रेले फ्रीक्वेंसी। अब ये जो ये अल्फा दिखाई दे रहा है इसको हमने क्या कहा था, ये है हमारा पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इसमें दो तरह के, क्योंकि मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस हो रहे हैं और रोटेशन हो रहा है, तो दो तरह की ही इनकी वैल्यू होगी। एक पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू वाइब्रेशन मोशन और दूसरा हो जाएगा पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो इसको हम दो तरीके से लिख देते हैं, मैं पहले लिख ही देता हूं इसको कि जैसे ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन पोलराइजेबिलिटी इज गिवन बाय, ये देखिए ये होता है अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 0 वी, ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, पोलराइजेबिलिटी इज, ये देखिए प्लस अल्फा 1 वी साइन 2 पाई म्यू वी और टी देते हैं कि वेयर अल्फा 0 वी, ये तो एवरेज वैल्यू है पोलराइजेबिलिटी की ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। एवरेज वैल्यू ऑफ पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन, ये तो ये हो गया। और ये देख रहे हो ये क्या है, ये आप जानते हैं कि ये इसकी पीक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू वाइब्रेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। ये देख ही रहे हैं, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वाइब्रेशन, ये चीज आपने देख ली। अच्छा ठीक ऐसे ही रोटेशनल मोशन के लिए भी इस पोलराइजेबिलिटी की कोई वैल्यू होती है, उसे भी हम लिख लेते हैं ड्यू टू रोटेशनल मोशन, क्योंकि दोनों तरह के मोशन होते हैं ना इसमें, जब कोई चीज आदमी कोई डांस करता है तो उसमें वाइब्रेशन भी होते हैं और रोटेशन भी होता है, एक तरह से मॉलिक्यूल डांस कर रहा होता है, रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल मोशन है। तो ड्यू टू रोटेशनल मोशन द पोलराइजेबिलिटी इज गिवन बाय ये देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 0 आर, यहां हम आर से लिख लेते हैं इसको, ये वी से वाइब्रेशन मोशन को डिनोट कर रहा है, ये रोटेशन मोशन को, प्लस अल्फा 1 आर साइन 4 पाई म्यू आर टी।
ये देखिए, यहां पर भी वही चीजें हैं। ये जो देख रहे हो आप, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। इट इज द पीक वैल्यू ऑफ पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू रोटेशनल लेते हैं, जरूरी है। देखिए कितनी आसानी से भाई, पहले हमने कहा कि भाई इस तरह का हमारा ओसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट होता है और वो ये है। अब ये अल्फा ना, क्योंकि दो तरह के मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, इन दोनों की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे बस, और वो हमें पता ही ऐसा होता है। वे ये देखिए, अल्फा आर इज द पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। और ये जो देख रहे हो 1R is the polarizability due to rotational motion। ये चीज देखें। अच्छा, अब ये दोनों इसी का हिस्सा है भाई, वाइब्रेशनल मोशन की वजह से भी पोलराइजेबिलिटी है, रोटेशनल मोशन की वजह से भी है, तो इन दोनों को हम यहां लिख देते हैं, यहां पर इन दोनों का सम हो जाएगा एक तरह से। इक्वेशन 1 बिकम्स, इट इज इक्वल टू, ये देखिए अल्फा। अब अल्फा ये वाइब्रेशनल मोशन और ये रोटेशनल मोशन, इन दोनों का सम करेंगे यहां पर। कैसे? अच्छा, एक चीज आप यहां जरूर देख लीजिएगा कि आप कहेंगे सर यहां तो 2 पाई है, यहां आपने 4 पाई क्यों कर दिया? क्योंकि यहां जो फ्रीक्वेंसी है ना रोटेशन मोशन की, वो वाइब्रेशन मोशन से डबल होती है, वो भी लिख लीजिएगा। ये देखिए, द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रोटेशनल मोशन इज डबल। नोट तो खैर यहां है ही, हमने लिख दिया, और साथ में हम लोग लिखेंगे अल्फा 0v। ये देखिए, इस अल्फा के स्थान पर इन दोनों का सम लिखेंगे, क्योंकि दोनों तरह के मोशन है ना वहां। 0v प्लस अल्फा 1v साइन 2 पाई म्यू वी, कि ये तो लिख दिया अल्फा रोटेशन मोशन की वजह से। ई नोट यहां पहले से ही है, और साथ में ये है साइन 2 पाई म्यू नोट टी। देखो कुछ नहीं किया अभी हमने, अल्फा की वैल्यू ये रखी है, ये तो वाइब्रेशन मोशन की वजह से हो गया। अब प्लस रोटेशन मोशन की वजह से कैसे लिखेंगे? ई नोट तो है ही, और रोटेशन मोशन की वजह से ये लिखेंगे इनटू अल्फा 0 ये आर प्लस अल्फा 1 आर साइन 4 पाई म्यू आर इंटू टी, और ये देखिए इस पूरे के स्थान पर इंटू साइन 2 पाई म्यू नोट टी, ये लिख दिया। समझे होंगे आप, सिर्फ ये जो अल्फा है ना इसकी वैल्यू रखी है, यहां तो सिंगल था अल्फा, लेकिन ये वाइब्रेशनल मोशन के लिए और ये रोटेशनल मोशन के लिए इसकी वैल्यू रख दी, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ये दोनों टर्म पहले से ही थी। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये वाला और ये वाला तो है ही, और ये अल्फा हो गया ड्यू टू वाइब्रेशन मोशन। यहां पर भी देखिए ई नोट, और ये तो है ही, ये ई नोट रहा, और ये वाली टर्म रही, और ये जो वैल्यू है ये हमारी रोटेशन मोशन के लिए पोलराइजेबिलिटी है, तो ये हो गई। अब यहां से छोड़ करके इन सब चीजों को हम हटा रहे हैं, इसलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों ही चैनल्स रहने वाले हैं। अब प्यारे बच्चों, सिंपल इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेते हैं, मतलब अब तो हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे ई नोट 0v, और ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा ही, यानी कि साइन 2 पाई म्यू नोट इंटू टी, ये ब्रैकेट। अब यहां पर देखिए प्लस ई नोट 1v साइन 2 पाई म्यू वी टी साइन 2 पाई म्यू नोट टी। देखिए ये सिंपल ब्रैकेट हमने खोल दी है, दिस इंटू दिस
दिस इंटू दिस, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस, ये देखिए, ई नोट जीरो आर, और साथ में क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये मल्टीप्लाई होगा ही, यानी साइन 2 पाई म्यू नोट टी प्लस ई नोट अल्फा 1 आर साइन 4 पाई म्यू आर टी, और इंटू, ये देखो, ई नोट दिस इंटू दिस, क्योंकि ये तो ब्रैकेट ही तो ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो साइन 2 पाई म्यू नोट टी, ये देखिए इस तरह से कर दें। अब एक काम हम यहां पर और करेंगे, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली टर्म में डबल डबल आ रही है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, एक तो इस टर्म को, एक यहां पर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर, क्यों किया है, क्योंकि अब यहां एक फार्मूला बन गया 2 साइन ए साइन बी का, जो आप जानते ही क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, वो फार्मूला अब इन दोनों टर्म्स के लिए हम यहां लगा देंगे। ठीक है, लिख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। अब देखिए आगे मैं लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं ई नोट अल्फा 0v साइन 2 पाई म्यू नोट टी, ये लिख दिया। इसको अब हम ओपन कर रहे हैं, यहां पर देखिएगा क्या कर रहे हैं कि ई नोट अल्फा 1v डिवाइडेड बाई 2, ये तो है ही, और साथ में हम लोग यहां लिख रहे हैं 2 साइन ए साइन बी, क्या फार्मूला होता है, कोस ए माइनस बी, यहां से देखना कोस ए माइनस बी, यानी कि 2 पाई इंटू म्यू नोट माइनस म्यू वी, ये देखो ए इसको मान रहे हैं, बी इसको, ए माइनस बी इंटू टी माइनस कोस ए प्लस बी, तो 2 पाई म्यू नोट प्लस म्यू वी इंटू टी, ये हो गया। देखिए हमने क्या किया है, ये टर्म एच सच लिख दी, इस टर्म पर वो फार्मूला लगा दिया 2 साइन ए साइन बी का, ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब हम यहां आते हैं, प्लस ई नोट अल्फा आर साइन 2 पाई म्यू नोट टी, ये चीज तो हमने यहां पर लिखी दी है। अब यहां पर भी वही 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाएंगे और हम लिखेंगे प्लस ई नोट अल्फा 1 आर डिवाइड बाई 2। अब देखिए कोस, ये देखिए कोस ए माइनस बी, तो ए तो ये है ही, तो हम यहां ले लेते हैं 2 पाई बाहर ले लेते हैं इंटू म्यू नोट माइनस, यहां देखिए 2 पाई बाहर लिया है इसलिए 2 म्यू आर हो जाएगा, 2 म्यू आर माइनस कोस, टी तो है 2 पाई इंटू म्यू नोट माइनस 2 म्यू आर इंटू टी, ब्रेक, इक्वेशन नंबर 2। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखने वाली बात है कि यहां पर हमें म्यू नोट माइनस म्यू एंड म्यू नोट प्लस म्यू, ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है रमन स्कैटरिंग की वजह से ड्यू टू वाइब्रेशन मोशन, और म्यू नोट माइनस 2r एंड म्यू नोट प्लस 2r ये हमें ऑब्जर्व हो रही हैं रमन स्कैटरिंग की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से। और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये ओरिजिनल जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन थी उसमें ये नहीं थी, ये रमन स्कैटरिंग की वजह से ही ये ऑब्जर्व हुई है। इस तरह से इन्होंने हमारा जो रमन स्पेक्ट्रा था जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था उसे एक्सप्लेन कर दिया। आप लिख लीजिए, पहले मैं लिख लेता हूं कि ड्यू टू रमन we observe फ्रीक्वेंसीज, जैसे ना जो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रेले फ्रीक्वेंसी कहते हैं उनके दोनों तरफ, उसके हाई फ्रीक्वेंसी साइड में भी और लो फ्रीक्वेंसी साइड में भी,
we observe frequency mu naught minus mu v and mu naught plus mu v due to vibrational motion on both sides of relay frequency and ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं एंड म्यू नोट माइनस 2 म्यू आर, ये देखिए और ये देख लीजिए एंड म्यू नोट प्लस 2 म्यू आर ड्यू टू रोटेशनल मोशन। और अच्छी बात यह है कि ये फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है कि भाई ओरिजिनल जो हमारी इंसिडेंट लाइट थी मोनोक्रोमेटिक लाइट उसी में ये फ्रीक्वेंसी अवेलेबल, उसमें नहीं थी। ये तो जो स्केटरिंग हुई थी जिसे हम रमन स्केटरिंग कह रहे हैं उसकी वजह से हमें ऑब्जर्व हुई है, जिन्हें रमन स्पेक्ट्रा में हुई, तो उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। दीज फ्रीक्वेंसी आर नॉट प्रेजेंट इन ओरिजिनल लाइट या इंसिडेंट लाइट जो मोनोक्रोमेटिक थी। तो ये चीज बराबर। इस तरह से क्लासिकल थ्योरी ने रमन स्पेक्ट्रम में जो स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन हमें ऑब्जर्व हो रही थी वो मिल गई। लेकिन कहते ना लोग कमियां निकालते हैं, कमियां होती हैं, उन कमियों को हम क्या कहते हैं? लिमिटेशंस। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखेंगे कि इस क्लासिकल थ्योरी की क्या क्या कमियां हैं, मतलब वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसको ये क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसको बाद में चल के क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया। अब हम देखते हैं क्लासिकल थ्योरी की लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। देखिए, अब क्लासिकल थ्योरी में ये तो बता दिया कि कैसे हमें स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन मिलती हैं, अभी ये मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन एक समस्या यहां ये आ रही है कि इसमें कहीं ये नहीं आ रहा कि इंटेंसिटी का कहीं जिक्र ही नहीं आया। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक तो स्टोक्स और एंटी स्टोक्स जो लाइंस हैं उनकी इंटेंसिटी बराबर होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये शो करते हैं कि जो स्टोक्स लाइन है उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है एंटी स्टोक्स लाइन से, और उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये क्लासिकल थ्योरी वहां फेल हो गई। लिख लीजिए, पहली ही लिमिटेशन हमारी बन गई है। देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू this theory, or you can say classical theory, the intensity of Stokes and anti-Stokes line are equal। ये बराबर होनी चाहिए क्योंकि इसमें कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट आया ही नहीं। बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है? shows that the intensity of Stokes line is much greater than the intensity of anti-Stokes line. Stokes line are much greater than anti-Stokes line. अब एक और प्यार देखिए, इस क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो म्यू वी की वैल्यू वो तो फिक्स होती है, बट म्यू आर की वैल्यू जो है वो वेरिएबल होती है। तो फिर जो रोटेशन स्पेक्ट्रा है वो तो फिर कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ये कहती हैं कि ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक कमी होगी ना, क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आप लिख ही रहे हैं, आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the value of mu v is fixed, but value of mu r is variable। इसके मुताबिक तो फिर क्या होना चाहिए? सो the rotational spectra
rotational spectra must be continuous, but experimentally it is not so. एक ये बात होगी। एक और देखिए प्यारे बच्चे आई कि रमन स्पेक्ट्रा के लिए वाइब्रेशनल मोशन का होना बहुत जरूरी है। मतलब उस रमन स्पेक्ट्रा के मैकेनिज्म के लिए वाइब्रेशंस का होना जरूरी है। लेकिन जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर की अगर हम बात करें, भाई ज्यादा ही टेम्परेचर बढ़ा दें अलग तो एक अलग बात है, बट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल मोशन की जो चांसेस हैं वो काफी कम होते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी हमें रमन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है। तो क्लासिकल थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यानी कि यही हम बात लिखेंगे कि फॉर रमन स्पेक्ट्रा या द वाइब्रेशनल मोशन इज द मेन मैकेनिज्म कह सकते हैं और इज एसेंशियल कह सकते हैं। इसके बिना तो कहानी नहीं होगी, इसमें पूरे में वाइब्रेशनल रोटेशनल इनकी ही बात हो रही है। ये होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर the vibrational motion is limited या बहुत ही कम होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे एक अलग से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रमन इफेक्ट, तो ये लिख देना आपके 2-3 नंबर पक्के। और अगर 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आया तो पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, उस तरह से आपकी फुल स्कोरिंग होगी। अगर आपको ये समझ में आ गया है, एक बार देखते ही आपका 80-90% तक आपको समझ में आ गया है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, तो प्यारे बच्चों कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपको कुछ नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में, कभी ना कभी आपको इसका बेनिफिट ही होगा, क्योंकि ये सारे फिजिक्स की जो आर्टिकल्स हैं आपके इन दोनों ही चैनल्स पर, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उन पर आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे, देख सकते हैं आगे पीछे। और भी कोई चीज आपको चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा, ये तो हुई ये बात, ये कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन अब इनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करेंगे। क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, जिसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं रमन इफेक्ट से रिलेटेड वो जस्टिफाई हो गए हैं और एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो उसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि उस लेक्चर को भी आप टाइमली देख सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आप इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और अपने विचार हमसे शेयर करते रहिएगा। आप कहां से बिलोंग करते हैं और क्या आपका नाम है और आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।